शाम को नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें बताया यह गया कि एडिशनल IG जावेद ओडू के ऑफिस पे उनकी जो जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पर कुछ दहशतगर्दों का हमला हुआ और ये हमला पिछले तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से जारी है। ये शायद थोड़ा ज़्यादा इससे वक्त हुआ, लेकिन बहरहाल अभी तक के मुताबिक जो इत्तलात हैं उसमें 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, 2 दहशतगर्द इसमें बेसिकली जाँ बहक हुए हैं, जबकि 4 उसमें ज़ख्मी। और जो ज़ख्मी हैं उसमें 50 साला पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास उसमें जाँ बहक होने की उनकी इत्तलात है। 35 साला रेंजर्स इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम ज़ख्मी, 50 साला पुलिस कांस्टेबल अब्दुल लतीफ़ वो भी ज़ख्मी, 35 साला रेंजर एहलकार इमरान ज़ख्मी हुए हैं और 22 साला ईदी रज़ाकार साजिद भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अब ये जो सूरत हाल है और ये चीज़ें अभी चल रही हैं और छत पे जाके एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को धमाका जो जैकेट उन्होंने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी उससे भी उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट, बरेलवी साहब हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में। जनरल साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुजाहिद बरेलवी साहब चूँकि कराची में मौजूद हैं, सहाफ़ी भी हैं, उनसे ज़रा बात का आगाज़ करती हूँ। मुजाहिद बरेलवी साहब, इससे जो कराची में ये जो वाक़या हुआ है, अब जो हम बार बार ये बात करते हैं कि जी दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो दोबारा से सर उठा रहे हैं, आप उसको इसी की एक कड़ी देखते हैं? नादिया, ये सीरियस बात इसलिए है कि आज ही एक इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल दिल्ली में, अगर आप भी आती रही होंगी उस वक्त, कराची के अलग चल रहा था और यहाँ पर जो मेन गेस्ट थे उसमें US कॉन्सुलेट भी थे, ब्रिटिश कॉन्सुल जनरल भी थे, इसमें इटालियन भी थे, इसमें फ्रेंच भी थे, तो यानी 8 मुल्कों के लोग आए थे और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। तो हमें तो ये कोई तकरीबन स्टेशन तो 5 बजे हुआ, ये जो लिटरेरी फेस्टिवल जिसका मैं कह रहा हूँ, कोई 6:30 बजे करीब जो है ये हमें खबरें आने लगी कि कहीं सिविल और ये एरिया है नादिया, आप तो कराची को जानती हैं, बड़ा सेंसिटिव है। इसके साथ 2 कमांडर के दफ्तर हैं, इसके सामने जो है हमारे मोतबर इदारों के जो है दफातर हैं, तो ये पूरी बेल्ट कुछ है, होटल्स हैं, बिल्कुल कमर्शियल हब है एक तरह का। जी हाँ, सिविल आउट जिस जगह पे उन्होंने कब्जा किया वो मेन शाहराह फैसल है। अब जबकि मुझे हैरान हूँ, मैं हमेशा कोई शक नहीं करना चाहता, सिक्योरिटी लफ्ज वगैरह जो रिवायती लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी सेंसिटिव जगह पर और ये लोग जो 10 बताए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऊपर से उतर के आ गए हों, कोई छाता बरदार हो। जिस तरह मैं समझता हूँ कि जो पिशावर का वाकया सानिया हो चुका था, वहां भी खबरें यही आ रही थी कि अंदर के लोग थे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लोग ये 10 आए हैं वो गालिबन 24 घंटे पहले, हमारे जराए कहते हैं 48 घंटे पहले वहां आ चुके थे, पूरी तैयारी से आए। शायद उनका टारगेट ये नहीं था, उससे ज्यादा कोई एक हसास जगह थी जहां पर वो कब्जा करना चाहते थे ताकि बड़ी खबर बने। ठीक ये भी सही है कि ये दहशतगर्दों में काबू पा लिया जाएगा, ये मारे जाएंगे, लेकिन मैसेज वो ये दे रहे हैं सारी दुनिया को, पाकिस्तान को, कि हम कराची जैसे शहर के कल्ब में इतने हसास इलाके में यहाँ पर 3 घंटे तक अपना कब्जा रख सकते हैं। एग्जैक्टली मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर बैक एंड वी आर मोर डेंजरस। मैं आती हूँ बरेलवी साहब, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब ने तो ज़ाहिर वहाँ का बताया, वहाँ से हवाले से, लेकिन पेशावर के हमले का भी जिक्र किया जो भी हाल ही में हुआ, मतलब मेरा ख्याल है 15-20 दिन पहले। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि वहाँ पर भी यही बताया गया कि अंदर के कुछ लोग थे, वहाँ पर भी पुलिस यूनिफॉर्म में लोग एंटर हुए थे और यहाँ पर भी जो बताया जा रहा है पुलिस की वर्दी में ही एंटर हुए थे। तो सर ये जो इसको आप क्या मुजाहिद बरेलवी साहब तो सिक्योरिटी लैब जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या इसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब देखते हैं? और एक APC भी बुलानी थी, वो APC पहले मौखर हुई, 7 से 9 हुई, 9 से वो गायब हो गई, उसकी भी जरा वजह बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मसला ये है कि जब भी कभी कोई वाकया होता है इस किस्म का तो इंटेलिजेंस फेलियर तो होता है, क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं से बरामद हो जाते हैं, उतर आते हैं कहीं से, वो तो नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसकी भी उन्होंने देखभाल की होगी, रास्ते देखे होंगे और फिर प्लान किया होगा कैसे अंदर आना। फिर ये लोग अगर बाहर से आए हैं बलूचिस्तान वगैरह से, अमूमन वहां से इस साइड पे बलूचिस्तान की तरफ से आते हैं, वो अगर है तो वो आगे यहाँ ठहरे होंगे और कहीं ना कहीं पड़ाव किया होगा। तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे लोग इस वक्त फोकस कहीं और है और आपने देखा इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, उधर परेशानी है, लोग बेचारे अपने मसाइल में उलझे हुए हैं।
ये सूरत हाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी है मुल्क में, उससे हमेशा दहशतगर्द फायदा उठाएंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी तवज्जो कहीं और होगी और ये काम पीछे से चलता रहेगा। मुझे बताएं कि जैसे से मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी कहा और आप भी कराची से वाकफियत रखते हैं, मैं भी कराची से वाकफियत रखती हूँ, जिस जगह पर ये ऑफिस मुक़ीम है वहाँ पर जिस तरह से पुलिस के भी हैं, हसास इदारों के भी हैं और मुख्तलिफ आपको भी पता है, तो ये तो सिक्योरिटी और होटल्स भी हैं वहाँ पे, बाय द वे PSL भी होने जा रहा है, तो ये तो सिक्योरिटी के एतबार से इंटेलिजेंस को बड़ी अलर्ट होनी चाहिए थी। यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर, ये तो टारगेट पे बराबर आसपास किसी और जगह पे भी कर सकते थे। आपको पता है वहाँ कौन से ऑफिसेज हैं? ये मुझे पता है, ये सिंपल फेलियर नहीं है, ये बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि दफातर तो हमेशा से ही हैं, लेकिन जो बड़े इवेंट्स वहां पे हो रहे थे इंटरनेशनल और अपना नेशनल PSL वगैरह के, उसकी वजह से तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट होनी चाहिए थी, बड़ी एलैबोरेट होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये सिक्योरिटी फेलियर जो है ये ज्यादा सीरियस है, इसके ऊपर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि हमने ये देखा कि मसलन वहां पे जो पेशावर का वाकया हुआ, उसकी बड़ी जल्दी उन्होंने तहकीकात वगैरह करके तो इनिशियल रिपोर्ट दे दी, जिससे अंदाजा हुआ कि हमारी चेकिंग सिस्टम वहां पे जो फॉल्टी था और लोग यूनिफॉर्म में निकल गए। अब इससे अगर कुछ सीखा नहीं किसी ने, तो वाकया तो दोबारा भी उसी शक्ल में अगर हुआ है तो वो तो आगे आती है कि फिर अगर यूनिफॉर्म पहन के लोग निकल गए, इसका मतलब ये है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा, पता ही नहीं हमें क्या करना है। तो ये मेरा ख्याल है इन सब को थोड़ा तवज्जो बढ़ानी होगी। ये एक हकीकत है कि आज आपको एक थ्रेट है बाहर से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिजॉल्व नहीं हो रही, इकोनॉमी के मसले बने हुए हैं, तो बाहर से तो दहशतगर्द तो आएंगे और फिर दहशतगर्दी, बिल्कुल सही बात है। मुजाहिद बरेलवी साहब, अब मुझे बताएं, ये जो इस पेशावर वाली के बाद एक APC कॉल की गई थी कि जो मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, इस पर एक नैरेटिव बनाने की जरूरत है। फिर उसमें इमरान खान को कॉल की, पहले ना हुई, फिर हाँ हुई, फिर APC 7 से 9 हुई और 9 के बाद इस APC का इसको नाम लेवा ही नहीं है। क्या सीरियसनेस नहीं है या कोई और वजूहात थी? नादिया बीबी, मुझे तो हैरत होती है, अफसोस होता है, जनरल साहब जैसे लोग हमारे जो बात कह चुके हैं। आप ये बताइए, पूरे ये वफाकी वजीर दाखिला है ना, या ये इस्लामाबाद के हैं या फैसलाबाद के हैं? वफाकी वजीर दाखिला की सारी तवज्जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर है कि इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार किया जाए। तो क्या मुश्किल है इमरान खान को गिरफ्तार करना, पकड़ना? उन्हें नहीं पता पेशावर के वाक़े के बाद के मुल्क की क्या सूरत हाल है? क्या ये FIA, ISI, ये एजेंसी, और ये मैं आपको फिर अगेन कहूँ कि ये पूरा एरिया नादिया आपका देखा हुआ है, यहाँ बड़े हसास एजेंसियों इदारों के दफातर हैं जी, बिल्कुल। और ये भी शायद खुशकिस्मती या बदकिस्मती कह लें कि वो लोग जो हैं वो मे बी मिसगाइडेड होकर सिर्फ यहाँ गए जहाँ पर एक सिविलियन वो था जो उनको प्रोग्राम था कि लोगों को यरगमाली बनाया जाएगा, सेंसिटिव इदारों के लोगों को। ये वेल कैलकुलेटेड, वेल प्लान पूरा ये सब कुछ है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जब आपकी प्रायोरिटी चेंज होंगी, जब आपका फोकस कहीं और होगा, तो फिर इस किस्म के वाकयात को कौन रोकेगा? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नज़र, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त ये हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा, और उनके साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा। दोनों मेहमानों को खुशामदीद आज के प्रोग्राम के लिए। आज जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि इमरान खान साहब ने पहले अनाउंस किया हुआ था जेल भरो तहरीक का, लेकिन तारीख देने से उससे गुरेजा थे, अब बहरहाल उन्होंने फाइनल डेट दे दी है। आज कौम से खिताब किया, एक दफ़ा फिर खान साहब ने क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेंसडे को अल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को ये कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो, खौफ के बुत को तोड़ दो और जेल भर दो। तो लाहौर से इसका आगाज़ होगा और उसके बाद पंजाब के और मुख्तलिफ शहरों में जाएगी और उसके बाद मेरा ख्याल है मुख्तलिफ सूबों में जाएगी। तफसीलात मुझे नहीं पता, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और मुबैना ऑडियो लीक का भी मामला है और उस पर भी एहसन इकबाल साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, वो भी एक शॉर्ट क्लिप है, देख लेते हैं।
ये टेप्स जो आई हैं ये मामूली टेप्स नहीं हैं। इन्होंने निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। अगर ये झूठी हैं तो जिसने ये सवाल लगाया है उसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। 6 महीने तक इलेक्शन खेलना है। अगर हमने एक इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है, उसके माली मामलात भी हैं, फिर उसके आईनी मामलात भी हैं। एक तरफ आइन की बात हो रही है कि एक तरफ अगर किसी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और आइन के खिलाफ हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आइन क्या कहता है इलेक्शन के मामले पे, उस पर मुकम्मल तौर पे पर्दापोशी की जा रही है। लेकिन बहरहाल शायद सियासत इसी का नाम है, पिक एंड चूज़। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उससे पहले जो कोई क्वेश्चंस आज के प्रोग्राम के लिए वो अपने नाज़रीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख दूं। सवाल नंबर 1, इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान, हुकूमत तैयार है? सवाल नंबर 2, चौधरी परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की मुबैना ऑडियो लीक्स, कानूनी हैसियत इसकी क्या है? सवाल नंबर 3, अदालतों के बाद सदर मुमलिकत का भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का शेड्यूल जारी ना करने का नोटिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 20 फरवरी को ऐवान सदर तलब, क्या कोई राह निकलेगी? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। औनाबाज वपी साहब, ज़रा मुझे एक बात कोई से बताएं, ये जो जेल भरो तहरीक का खान साहब ने ऐलान किया है, तो ये जो पर्टिकुलर डेट, यानी उन्होंने कहा कि बुध से हम लाहौर से आगाज़ करेंगे। पहले जब हम बात कर रहे थे तो इंतज़ार किया जाता था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी तो फिर हम इंतज़ार करेंगे, फिर हम ऐलान करेंगे। ये अचानक ऐलान की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है, अब वो तो तकरीबन पूरी दुनिया पे आ चुकी है। जिस किस्म के वो बहाने इस वक्त घड़ रहे हैं, जिस किस्म के एक्सक्यूजेस सामने ला रहे हैं इलेक्शन ना कराने की वजह से, एक दिन खत लिखते हैं, अगले दिन जवाब देते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर एक दिन उन्होंने कहा जी कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पैसे देने को तैयार नहीं है, फोर्सेस सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है, जुडिशरी अपने अफसर देने को तैयार नहीं है, ऐसे ऐसे मंतक जिसको देख के वैसे ही मुस्कुराने को दिल करता है कि यार इलेक्शन जिनके साथ हमने इलेक्शन लड़ना है वो सीधा बता दो कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं है। तो ऐसे लॉजिक्स में ये तो क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है और इलेक्शन कराने का उनका कोई मूड नहीं। तो अब हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, सदर साहब भी उनको बुला रहे हैं और दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान का आर्टिकल के 224 के तहत आपने इलेक्शन कराना ही कराना, ये कौन सी चीज दौड़ सकती। अब ये तो यहाँ होगी। अब उस सिलसिले में जो हमने ऐलान किया था जेल भरो तहरीक का, उसका मेरे ख्याल में इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद वो जमात है जो इस किस्म की एक्सरसाइज भी कर सकती है। मैं हैरान हूं जब खान साहब ने हमें कहा कि यार, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब के चैप्टर को लीड कर रहा हूं, तो खान साहब ने कहा कि क्या अंदाजा है, तो 7000 लोग इस वक्त जनूबी पंजाब में रजिस्टर्ड कर चुके हैं जो जेल जाना चाहते हैं। अब क्या बप्पी साहब देखिए 2-3 चीजें, आपके इलेक्शन का मुतालबा अपनी जगह, एक आईनी मुतालबा है और एक आईनी मामला है जो होना चाहिए। लेकिन देखिए ना, अभी जो कराची की सूरत हाल है, जो वहाँ पर जिस तरह से अटैक हुआ, फिर प्लस ये कि हमारी जो माशी सूरत हाल है, सियासी तो चलो जो क्योस अपनी जगह है, तो इस वक्त इज दिस रियली, डू यू थिंक सो कि दिस इज द राइट टाइम फॉर द इलेक्शन, इट सूट्स द नेशन? अभी कराची वाले अटैक पे भी आपके कमेंट चाहूंगी। भी बर्तानिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उसके आखिरी 6 महीने में इलेक्शन करवा दिए थे, यानी कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जंग नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ जमहूरियतें हमेशा तसलसल से चलती हैं, कोई बहाना। अभी आज कराची में क्योंकि एक टेररिज्म एक्ट हो गया, अब इसको बहाना बना ले। किसी दिन इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं मैं छुट्टी में बच्चों के साथ पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, जी मैं इलेक्शन नहीं करा। ये लॉजिक्स नहीं है। यहाँ पे एक आइन है जिसको आपने फॉलो करना है। हमने 2 गवर्नमेंट्स तोड़ी हैं एज पर लॉ, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आप बहाने हीलों से, आप सिंपल एक मिसाल देता हूँ, एक टेस्ट मैच हो रहा है और 5वें दिन एक टीम हारना शुरू कर दे और वो कही जी 5वें दिन स्कोर पूरा नहीं कर सकता, आप 6ठे दिन में ले जाए। ये नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज यू आर लूजिंग, जस्ट बिकॉज आप इलेक्शन लड़ने के एल नहीं, जस्ट बिकॉज आप अवाम ठीक है मिसाल नहीं भी देते तो आपकी बात समझ आ जाती मुझे। मैं जरा दानियाल चौधरी की तरफ चली जाती हूँ। दानियाल चौधरी साहब, सिंपल ये है कि अब तो एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पहले तो मैं जेल भरो तहरीक से शुरू करते हैं कि देखिए, इमरान खान को जब पता था कि ये उसको पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंका जा रहा है तो इन्होंने प्रोपेगेंडा करने शुरू कर दिया कि एक साइफर आ गया है, अमेरिकी दुश्मन पाकिस्तान में घुस चुके हैं और अमेरिका पाकिस्तान को हिला रहा है और अंदरूनी तौर पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आज वो बयानिया खत्म हो गया। दानियाल चौधरी साहब, माजरत के साथ मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ, माजरत के साथ मैं अपने दोनों गेस्ट, एक सेकंड, दोनों गेस्ट ये कहूंगी,
पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करें। आप उठा के बाहर फेंकना ये वो ना आपके लीडर के लिए होना चाहिए और ना किसी और के लीडर के लिए होना चाहिए। माजरत के साथ अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, मेरी रिक्वेस्ट हो। नहीं ठीक है कि मतलब उठा के बाहर मांगने फेंकने का मतलब कि दे वर गोइंग आउट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट्स अबाउट इट। नहीं वो ठीक है ना, लेकिन मुनासिब वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको इनको जब पता था कि नाउ इनको पता था इनकी गेम खत्म हो गई है, तो उन्होंने वो ये ड्रामे करने शुरू कर दिए। देयर वाज एन एंटायर कैरेक्टर दैट वाज बिल्ट कि पता नहीं क्या हो रहा है और अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक झूठ का फसाड खड़ा करना था एंड दैट्स व्हाट दे डिड। तो अब इमरान खान को अपनी कहीं से नजर नहीं आ रही, इसको नजर आ रहा है कि इनकी दाल गल नहीं रही। वो तोशा खाना हो तो वहाँ ये फंस रहा है, FIA वाले केस हो तो वहाँ फंस रहा है, फॉरेन फंडिंग केसेस में ये फंस रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है पता कि इसको उठा के जेल में इनको क्यों नहीं डाला। और जब ये इनको पता चल गया है कि अभी जा रहे हैं और इनके मामला टाइट हो गए हैं, इनकी गोगी को उठाओ तो इनकी करप्शन निकलती है, बनी गाला में 300 कनाल को उठाओ तो 600 कनाल निकल आता है, इनकी हर चीज़ के अंदर एक छुपा हुआ वो है। इन्होंने 6 अरब के लिए IMF को मुल्क बेच दिया, उसकी इंक्वायरीज इनके ऊपर कि भाई कि पाकिस्तान का ये हाल क्यों हुआ, ये इनकी जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, इनकी जो बातें हैं, तब नाउ दे नो इट। तो ना अब फिर जो इनका इनकलाब है वो बसाकियों पे था, अब वो बसाकियाँ भी ख़त्म होगी। और जिन्होंने जेल भरो तहरीक करनी होती है मेरी बहन, वो हिफाजती ज़मानतों पे नहीं छुपते। वो कभी एक कोर्ट से कभी दूसरे कोर्ट से, एक कोर्ट से रिजेक्ट हो तो दूसरे कोर्ट पे आप भाग जाओ। वो हिफाजती ज़मानतों में नहीं, वो शेरों की तरह फेस करते हैं और आते हैं, कोर्ट्स में आते हैं। ये ज़मान पार्क की ट्रेडमिल में तो भाग सकते हैं आधा घंटा, लेकिन क्या नाम है, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के 4 कदम जाके चल के कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये जेल भरो तहरीक बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। देखें इनके सारे लोग जो इन्होंने हाल किया ना, नादिया एक चीज समझने की जरूरत है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। आपने कि जो इंडिया नहीं कर सका ना, वो इस जमात ने किया है, वो इमरान खान ने किया है। आपकी एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, अब वो चाहते ना जितने बम मारते हमारी एयरलाइंस को कुछ ना कर सकते थे। एक स्टेटमेंट पे आपने अपनी एयरलाइंस का स्टेटस वीरान बस वाला कर दिया है, जो सवाई लाहौर से सवारियां कराची और कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद लाती है और कुछ भी नहीं करती। आपकी एक स्टेटमेंट से कोई आपको दुश्मन ममालिक नहीं कर सकता था। कर रहे हैं ठीक है, मगर चौधरी साहब अगर हो गया हो तो मेरे सवाल का जवाब भी दे दें कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? देखिए इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? नादिया अब बात सुने। लॉ में के कत्ल की सजा जो है ना वो है सजाए मौत, ठीक है, लेकिन उसके बाद कहता है इफ्स एंड बट्स कि अगर सेल्फ डिफेंस था तो और चीज है, अगर ये कुछ कोई आपको इंस्टिगेट किया हो तो उसकी कोई और सजा है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस हो तो कुछ और सजा है। देखिए आगे लॉ को रीड करते हैं, लॉ टेक्स इट्स कोर्स। आपका लॉ क्या कहता है कि आपके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, लॉ नहीं, किस सूरत में होने चाहिए? आइन कहता है, तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होने चाहिए जी। लेकिन उसके बाद उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जो टिक होने हैं भाई? अगर आपकी अफवाज का है उस लॉ में इफ एंड बट्स हैं, नहीं, मुझे एक सुने ना बीबी, मेरी बात सुने ना, नादिया बात सुने। जब आप उनको उसमें अब आगे चीज आ गई कि अब आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे होने हैं, आइन के प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे होने हैं। अगर आपकी आम इलेक्शन कमीशन लिखता है आपकी पाक फौज को, वो आज जो दहशतगर्दी की लहर है वो उधर उन्होंने अगर वो माजरत कर देते हैं, सिविल डिफेंस आपकी अलाउ नहीं करती, आपके पास पैसे देने के लिए, फाइनेंस आपको 70 अरब रुपए देने के लिए ना कर देती है, आपकी जो है वो है पार्लियामेंट, वो जो है सिंध की और दूसरी हुकूमतें हैं, और आपकी अपनी वो कहते हैं क्या सेंसस कंप्लीट नहीं होगा हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं जिनको अभी इलेक्शन की बात हो रही है पंजाब गवर्नमेंट की, वहां हमारी हुकूमत नहीं है टू बी, यहाँ एक इंटरम सेटअप है। हम भी चाहते हैं इलेक्शनों के हम इनको सीधा करें, हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए, उनको लग समझ जाए और हम आगे चलाएं। हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो, हम तो वी वांट इलेक्शन टू हैपन। बहुत अच्छी बात है, हम तो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि हम नहीं इसमें बड़ा इंतशाफ की कोई बात नहीं है। हम सारे इस चीज के ऊपर कायल हैं कि इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं और इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये हमारी हुकूमतें नहीं है, एक इंटरम सेटअप है और उस इंटरम सेटअप को तमाम चीजें सहूलियत मिलनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो सकता है। ये लोग जवाबदेह आवाम को कि 4 साल में आपने जो मुल्क का वो हाल कर दिया। देखिए मेरी बात फिर आप पूरा कंप्लीट करने देना। चौधरी साहब ये सहूलतें ना इंटरम सेटअप में लेनी है, ना इंटरम सेटअप में देनी है। रुक जाए चौधरी साहब, रुक जाए। ना ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है और वो इससे किसी तौर पे भी पीछे नहीं हट सकता। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। आप कहते हैं हाँ एग्जैक्टली, तो आप ना डिफेंड करें ना इतना इलेक्शन कमीशन को। ब्रेक ले लें, पहले ब्रेक ले लें।
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओनबाज वपी साहब, वैसे दानियाल चौधरी साहब जिस तरह से बता रहे थे कि ये भी नहीं हो सकता, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, लग रहा था कि इलेक्शन इन्होंने कराने, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराने, लेकिन जो वजूहत उन्होंने बताई वो वैलिड ज़रूर है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी बताने, लेकिन बताओ हुकूमत रही है, बट स्टिल दे आर ऑल वैलिड। क्या कहेंगे? अच्छा बीबी, मैं वैसे हैरान हूँ। मैं बैरिस्टर साहब ने जो भी लॉजिक दी तो वो तो उनकी अपनी मंतक हो सकती है। मैं सिर्फ कानून की और आइन की बात कर लेता हूँ कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, इस लाहौर हाई कोर्ट ने, कि जी आप इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं हो सकते। उसके बाद उन्होंने कहा जी गवर्नर ने कराने, गवर्नर ने कहा जी उन्होंने कराना है। आरिफ अलवी साहब दूसरी दफा खत लिख चुके हैं इलेक्शन करवाने। मुझे अभी तक समझ नहीं पा रहा ऐसी कौन सी मंतक है कि आप मुल्क तो डबोने पे आ चुके हैं, आप मुल्क को डिफॉल्ट कराने पे आ चुके हैं, आप मर्जी की इतनी बड़ी कैबिनेट बना चुके हैं, आपने इकोनॉमी का बट्टा बैठा दिया, इलेक्शन नहीं कराएंगे। बाय इलेक्शन आते तो आप 1 मिनट लगाते बाय इलेक्शन कराना शुरू कर देते। 20 इलेक्शन आपने जुलाई में करवाए थे, पंजाब असेंबली में करा दिए। 16 अक्टूबर को 9 सीटों पे आपने एमएनए पे इलेक्शन कर दिए। आपने अभी 31 सीटों पे जो हमारे इस्तीफे वहां भी इलेक्शन। सिर्फ अगर नहीं हो सकते तो जनरल इलेक्शन होता है कि पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो कि हुकूमत में बैठा था या अभी भी एक दिन के लिए हुकूमत कोई नहीं छोड़ता, उसने 9 महीने की हुकूमत छोड़ दी। ये प्रेसिडेंट ही शायद इनसे संभाला नहीं पा रहा कि आखिर वो शख्स कितना मजबूत होगा कि हुकूमत छोड़ के इस वक्त अवाम में जाना चाह रहा है। और याद रखिएगा, जो पॉलिटिकल फोर्सेस, जो कौमें अवाम से अपनी ताकत हासिल किए और बगैर हुकूमत से चिपड़ी रहती है, वहां हुकूमतें पाकिस्तान वो जमीन पे लग जाती है। ये हो नहीं सकता कि आप जमहूरियत का ढोंग तो राचे लेकिन अवाम से वोट मांगने नहीं जा सकते। आखिर देखे, अवाम ने एक फैसला तो करना ही है। आज रात जाना पड़ेगा। लिटरली सिवाय हार जीत के अलावा कोई दूसरी मंतक नहीं इलेक्शन ना करवाने की। आज आप इमरान खान को छोड़ दीजिए, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान के किसी शख्स से पूछ ले कि आप 20, 25, 30 हजार या 50 हजार में कोई शख्स अपने घर का खर्चा चला सकता है? नहीं चला सकता। लेकिन यकीन जानिए, आप जब इन हुक्मरानों से पूछेंगे ना कि जनाब हमने पाकिस्तान में IMF लेके आएंगे, 80 रुकनी काबीना ये रख के बैठे, दौरे बैरूनी के खत्म नहीं हो पा रहे, तुर्की से बेइज्जती कराने के बाद, मतलब इनकी सियासत का लेवल चेक करें। अभी वो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है ना वो अंदर छुप के बैठे। अब ये पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप चेक करें। पिछले 2.5 साल से एक बहादुर आदमी एवन फील्ड अपार्टमेंट में छुप के बैठा है, वो हमें ताने देगा कि जी हम यहाँ पे बैठे। पिछले जद्दा में जब सरवर पैलेस में जो छुप के बैठे रहे 4 साल परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट ने, मतलब हैरान हूं कि इस पॉलिटिकल पार्टीज को हो क्या गया। अवाम में जाके पल्स देख लीजिए, यकीन चले मैं खाली अभी मैं जरा टॉपिक पे रहते हुए इलेक्शन के हवाले से मुझे 2 चीजें बैरिस्टर दानियाल साहब से जाननी है। दानियाल चौधरी साहब, एक बात मुझे बताएं, आपने कहा कि जी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं तो फौज अगर कह दे कि जी हम सिक्योरिटी अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फौज जो है वो आपका एक सबऑर्डिनेट इदारा है, आपके अंडर काम करता है, हुकूमत के अंडर होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर होता है। वो कैसे हरी झंडी दिखा सकते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर उनको ऑर्डर करता है तो दे आर बाउंड टू फॉलो एंड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस। सेकेंडली, आपने कहा पैसे नहीं है, तो फिर ऑनरबाज वापिस, एक तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास है, दूसरी बात ये कि आपकी काबीना बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। आप जुलाई के इलेक्शन करा सकते हैं, अक्टूबर के करा सकते हैं, 35 के बाई इलेक्शन करा सकते हैं, वहां के लिए आप पैसे नहीं दे सकते। तो ये मामला तो वैसे ही फिशी फिशी नजर आ रहा होता है। देखिए नादिया, पहले तो मैं इनकी सियासी दुरुस्तगी कर दूं, और इनको शायद इसलिए तो मैं कहता हूं इनकी हर बात झूठ और इनकी छोटी से छोटी बात में झूठ होता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले दिन किसी के 90 दिन रहते थे उसने छोड़ के दे दिया। मेरे भाई को बताएं, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी गई हैं, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हमने हुकूमत छोड़ के इलेक्शंस में कॉल किए हुए, और तब हालात और चीज़ें बड़ी बेहतर थी। आज अगर जो मैशी हालात हैं पाकिस्तान के, तो वो किसी और जमात की वजह से नहीं है। आपने कौन सी हुकूमत छोड़ के इलेक्शन कॉल किए? बीबी की 2 हुकूमतें, हमारी 2 हुकूमतें आप नहीं, वो आपने छोड़ी नहीं है, वो आपसे छीनी गई है। हेलो, देयर इज अ डिफरेंस। छीनी कैसे की? आपने आगे छीनी है, किसी और ने छीनी है? वो यही था ना, यही सिस्टम था भाई। सवाल हुआ है, कहीं आप करप्शन के केसेस पे निकले हैं, कहीं कू हुआ है, यही तरीका दानियाल चौधरी साहब देखिए, वॉलंटरी के अलावा हमने हुकूमत छोड़ी, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ फिर वापस आए। हमने छोड़ी जब मियां नवाज शरीफ ने जब CM थे, हम 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये रिपीटेडली हो चुका है और बहुत दफ़ा हो चुका है। यहाँ तो इनकी हुकूमत ही नहीं थी, यहाँ तो काफ लीग इनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी, और जहाँ ये जिस तरह वोटें भी पूरी कर रहे थे वो भी सबको पता है। इनके साथ तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि यहाँ लोगों को पता था कि हमारी 20-20 सीटें जा रही हैं, लेकिन लोगों ने अपनी सीटें और अपनी MPA-शिप्स कुर्बान कर दी, लेकिन इमरान खान को वोट नहीं दिया। फिर दोबारा हुआ कि उनको पता था हमारी सीटें कुर्बान हो जाएंगी, 6 लोगों ने वोट दोबारा नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया कि लोगों को पता है कि पाकिस्तान की
तबाही का एक बंदा जिम्मेदार है, उसका नाम है इमरान खान। उनके झूठे वादे, उनकी झूठी, ये वही जमात है जो कहती थी कट्टे लेंगे तो बच्चे देंगे, मुर्गियां लेंगे तो अंडे देंगे और मुल्क का कर्जा उतारेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कर्जा लिया और सवाए बातों के कुछ नहीं दे सके। आज इनके पास इकोनॉमिक क्या प्लान है कि चीजें बेहतर करेंगे? इनके पास कोई है? हम मुझे बताएं कि 1/3 ऑफ द कंट्रीज अंडर वाटर, जिनके लोगों के बच्चे मवेशी मर गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनके लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या अपना अपना घर बार अपनी चीजें बचाना इंपॉर्टेंट है? आपका जब पूरा मुल्क डूबा हुआ था, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार थी। ये कंटेनर्स के ऊपर नाच गाना और खड़े होकर डांस कर रहे थे और कह रहे थे कि हम 1 करोड़ बंदा लाके इस्लामाबाद को बंद करेंगे। ये तो इनकी ज़हनी कैफियत है, ये तो इनका ज़हनी हाल है। आज पाकिस्तान की अगर और दूसरा, अगर हम नादिया अगर हम हुकूमत ना लेते तो 2 महीने में आपका मुल्क बैंकरप्ट हो जाता। आपके किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आपने IMF के साथ डील किए, 6 अरब की डील की आपने IMF के साथ, आपने मुल्क अपना गिरवी पे रख के दे दिया। यार अब मुझे बात है, IMF का प्रोग्राम मुझे बताएं नादिया, IMF का प्रोग्राम की डील किसने की? इन्होंने की। 6 बिलियन डॉलर्स की दिए, पूरा मुल्क गिरवी रखवा दिया। आपके IMF प्रोग्राम्स ये IMF प्रोग्राम्स आपके सस्पेंडेड थे। क्यों IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड थे? यार खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। 5.9 पे GDP हो तो मुल्क का ये हाल होता है। आपका IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड थे यार, IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड थे। आपने सब्सिडी दे रहे थे, जो वादे करके आए थे उनके ऊपर आप बैक ट्रैक कर गए थे। आपके साथ अमेरिका बात करने के लिए तैयार नहीं था, IMF बात करने के लिए तैयार नहीं था, सऊदी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, आपका UAE बात आपसे कर रहे तो पैसे दे रहे हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं था। हम आपको देखें, बात सुने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आके, हम वो जमात है जिन्होंने डिलीवर किया और बार बार डिलीवर किया, और पाकिस्तान में हर दफा 10 में से 9 नंबर लेके पास किए हुए। हमारे प्रोग्राम्स निकाल दिए आपको, इस मुल्क के नक्शे में आधे प्रोग्राम दानियाल चौधरी साहब, हुकूमत किसकी है? ये पूछ लेना आप नादिया, आप खलील से पूछ लें कि आप, एक सेकंड, आप खलील से ये पूछ लेना कि आप इस्लामाबाद में 4 साल में एक ब्रिज का नाम भी बता दो, एक मुझे एक बात बताएं, ये आपको दानियाल चौधरी साहब, ये मैं गवर्नेंस पे और डेवलपमेंट पे एक प्रोग्राम रख लूंगी। अभी मुझे बताइए हुकूमत किसकी है? देखिए फेडरल में हमारी हुकूमत है जो 23-24 किलोमीटर के अंदर हमारी है, से मरीम नवाज कहती है हमारी हुकूमत नहीं है। पीडीएम की मरीम नवाज कहती है हमारी हुकूमत नहीं। मरीम नवाज साहिबा ये नहीं कहा हमारी हुकूमत नहीं है, उन्होंने कहा मैं उन्होंने कहा मेरी हुकूमत ही नहीं है। ठीक है, नहीं, हाँ तो वो हुकूमत कैसा नहीं है ना, लेकिन पीडीएम की तमाम जमातों की हुकूमत है, और वो हुकूमत जो इस तरफ कर रहे हैं ये पाकिस्तान को सिर्फ बचाने के लिए। मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और डार साहब क्या करना चाह रहे हैं कि ये लोग जो लोगों की गर्दनें ज़बा करना चाहते हैं तो उनको किसी तरह बचा लें और पाकिस्तान के प्रोग्राम चलते रहें और चीजें बेहतर हो। एक सेकंड दानियाल चौधरी साहब, हमें 8 महीने 9 महीने और मिलेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान की अभी कितने महीने मिले आपको? अभी कितने महीने मिल चुके आपको? इंशाल्लाह अभी क्या महीने मिले हैं मुझे बताएं ना। आपका एक घर प्लस्तर 6 महीने में आपका घर प्लस्तर नहीं होता यार। अरे भाई मैं आपसे पूछ रही हूं, इन्होंने तो मुल्क की इन्होंने बुनियादें हिला दी, इन्होंने बुनियादें, अभी तो हम बुनियादों को ठीक कर रहे हैं। चौधरी साहब बस कर दे, पानी शानी पिए, खैर है। अभी आपको कितना अरसा हो गया हुकूमत करते हुए? कितने महीने मिल चुके हैं आपको? यार मुझे बात बताएं, मैं बताता हूं, आप हमारे 4 महीने में शुरू में तो डमाडोल के है या नहीं है, पंजाब में है या नहीं है। 6 महीने तो हमारे यही निकल गए, जुमा हमें 4 दिन हुए, 5-6 महीने तो हमें मिले नहीं है काम करने के लिए। हम इन 6 महीनों में हमने जो डेवलपमेंट, जो चीजें बेहतर कर रहे हैं, ये पूरी जिंदगी नहीं सोच सकते थे। इनसे तो मरीम नवाज का क्लिप चलाएं जरा। महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। और अब्बास बप्पी साहब, ये जो लाडले के सरपरस्त मौजूद थे, ये कौन थे? मतलब उनको तो वो कहती है 28 नवंबर के बाद हमें हुकूमत मिली है, तो उससे पहले तो इसहाक डार साहब को लॉन्च कर दिया गया था, तो वो लाडले के सरपरस्त ने लॉन्च किया था। ये वैसे ना बेहतरीन तरीका है वैसे पहलू तय करने का, आपके पास और कोई एक्सक्यूज नहीं है अवाम को। मैं एक बात बताऊं, मैं यकीन करें फ्रस्ट्रेट होता जा रहा हूं, और लोगों की जिंदगी इस वक्त अबतर हो चुकी है, और इनके शाम के जो टॉक शोज हैं, इनके मिनिस्टर्स ने, इनके सीनियर लीडरशिप ने टॉक शोज पे आना बंद कर दिया। आप ये देखिए इस वक्त सिर्फ घर का बजट बनाने के लिए लोगों के हालात, मैं कसम खा के कहता हूं, लोग इस वक्त बददुआएं करते जा रहे हैं इनके लिए। और इनकी मंतक देखें कि हुकूमत हमारी नहीं है, हुकूमत इनकी है, इन्होंने ये किया, वो अच्छी खासी आपकी इकॉनमी चल रही थी, अच्छा खासा मुल्क। आप सिर्फ लॉजिक चेक करें, मैं अभी बैठा ना बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, 3 लॉजिक्स है उनके जी इलेक्शन ना कराने की। पहली बात है पैसे नहीं है, टोटल इलेक्शन का खर्चा है 39 अरब रुपए का।
आपको पता है ना, डेवलपमेंट फंड के लिए अपने 170-80 अरकान को कितने गली, सड़कों, नालियों के लिए पैसे दिए? 80 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड इशू कर दिए, इलेक्शन नहीं करवाना। दूसरा जी, सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन किसी जगह पे चल रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं। तीसरा जी, अदलिया के जो अफसरान है वो इलेक्शन नहीं कमिट कर पा रहे। अदलिया में कौन सा ऐसा बहरान आ चुका है कि अदलिया के अफसर, सिर्फ लॉजिक ये है कि इन्होंने रूल करना सीखा है। ये इनके पाकिस्तान सिर्फ आती हुक्मरानी करने के लिए, एक दिन के लिए भी हुकूमत छोड़ना नहीं चाह रहे। आप सिंध की हुकूमत से पूछेंगे एक दिन पहले, क्योंकि ये पैसे बनाने वाली मशीनें हैं, ये हुकूमतें नहीं है, ये इनकी रोजी रोटी के वसाइल है। यकीन जानी ये आपके मेरे लिए नहीं बैठे, ये हर दिन पैसे बना रहे हैं, और जिस दिन से ये पैसे बना रहे हैं अवाम की जेब में से पैसा निकल के जा रहा है। 28 नवंबर ये कहना क्या चाह रहे हैं? 28 नवंबर से पहले जो 6 महीने हुकूमत ने की है वो हम कर रहे थे। इमरान खान से हमला जो है वो 28 नवंबर से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? उन पे जो पर्चे, जो दहशतगर्दी, वो पहले होते। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। टाइम की कमी है मेरे पास। ऑन अब्बास लपी साहब बहुत शुक्रिया, दानियाल चौधरी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।